नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूं। मैं सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे, आशा करता हूं। मैं आपके लिए मैराथन क्लास है। आज मैराथन क्लास जो होगी आपकी भारत के भूगोल से संबंधित होगी। किससे संबंधित? भारत का भूगोल, जो कि आपके जो है रेलवे में एसएससी, बैंक, पटवारी, रीट, या आप कोई से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, या आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो भारत में रहकर, तो आपके लिए ये क्लास बहुत जरूरी है। क्योंकि इंपॉर्टेंट में 300 प्रश्न है इस क्लास में। मैराथन क्लास है पूरी। कल भी मैंने एक मैराथन क्लास डाली थी इंडियन हिस्ट्री की, और आज मैं भूगोल की लेके आया हूं। कल आपके लिए भारत राज्य व्यवस्था की लेके आऊंगा, यानी कि आपके लिए डायरेक्ट एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं, ताकि आपकी जो तैयारी है कम समय में आप ज्यादा नंबर ले पाएं और आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएं। तो आपके लिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास से। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। रोजाना आपके लिए मैराथन क्लास लेके आता हूं। तो पहला प्रश्न आज का क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा और आप आंसर देते रहिएगा कमेंट में। ग्रह क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था? केपलर ने दिया था ग्रह की गति। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं बताइएगा? 8। कितने हैं? 8। अभी एक घट गया है, तो उस हिसाब से आप 7 भी याद रख सकते हो, परंतु अभी 8 याद रखना है। मैं आपको जो भी इसमें डाउट होगी मैं सारा जो है इसका बता दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है? यानी कि सूर्य से, ये सूर्य है, इससे दूरी जैसे बढ़ती बढ़ती जाती है, उसका आपको क्रम बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है? तो निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? डी ऑप्शन, बुध। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? इस प्रश्न का सभी को आंसर पता होगा, क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो सूर्य के संगठन में सबसे ज्यादा जो सहायक गैस है कौन सी है? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, बिना उपग्रह वाले ग्रह है? तो बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र जो है बिना ग्रह वाले ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यानी कि आपको लगभग बताना है, सेकंड वगैरह में नहीं बताना, आपको डायरेक्ट मिनट में बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट का लगभग समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका सभी को पता होगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां पर है? तो कहां पर है? तो सही आंसर चंद्रमा पर, मून पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फटाफट से 14वें प्रश्न का सही जवाब है बृहस्पति। इसमें 1300 जो है पृथ्वी समा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर जो है पृथ्वी के अतिरिक्त ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 16वां, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा पृथ्वी को जो है नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? पानी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो है डिस्टेंस कितनी है? तो वह सही जवाब हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न होगा, तो लगाइएगा दोस्तों, फटाफट से आप आंसर लगाते रहिएगा। आपके लिए मैं करवाने वाला हूं 300 प्रश्न, बने रहिएगा हमारी क्लास के साथ। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। तो ये जैसे कि ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा जा रही है ना बीच में से, तो यहाँ पर दिन और रात की जो है अवधि समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा,
पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण। अगला है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो किस प्रकार से गति करती है पृथ्वी? तो सभी को पता होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये जो कैसी प्रकार गति करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसोर होती है, कब होती है? यानी कि पृथ्वी और जो सूर्य है इसके बीच में जो अधिकतम दूरी है यानी कि अपसोर है वह किस डेट को होता है? तो ये सभी को पता हो तो फटाफट से बताइएगा। 4 जुलाई को जो है इन दोनों के बीच जो है सबसे अधिक दूरी होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी कि उपसौर और अपसौर ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपसौर तो जो होता है वो 4 जुलाई को होता है, और उपसौर यानी कि न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सही बताइएगा इसका, 3 जनवरी को, यानी कि सर्दियों के समय में। और ज़्यादा कब होती है? गर्मियों में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थिति को दिन और रात बराबर होते हैं? यानी कि जो है दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो आपको पता होगा इसका भी, मकर रेखा और कर्क रेखा के बारे में बताइएगा। फटाफट से 23वें का सही जवाब है डी, यानी कि ए और सी सही है। 21 मार्च और 22 सितंबर पढ़ा होगा ना आपने, भूगोल पढ़ाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण का कारण है, तो आप समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के जो जितने भी परीक्षा है उनमें बार बार में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है, चंद्र ग्रहण का मेन कारण है वो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, इन दोनों के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का कारण है। तो सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? फटाफट से इसका बताइए। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा का आना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। याद रखना, उल्टा है, सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा बीच में आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वह कहाँ पर दिखाई देता है? तो वह कहाँ देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बिल्कुल सी ऑप्शन, 12,800 किलोमीटर। कितना? 12,800 किलोमीटर इसका व्यास। ठीक है, व्यास पूछा जा रहा है यानी कि डायामीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्या है? प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो 28 का सही जवाब है ग्रीनविच से। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। नेक्स्ट प्रश्न, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल देशांतर होते हैं, इनके बीच में जो है कितना समय अंतराल होता है, ये आपको बताना है मित्रों। सही जवाब है 4 मिनट का। कितने का? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट। तो कितने का अंतर हो गया? 4 मिनट का। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना मित्रों। मैं आपको इसको डिटेल से भी पढ़ाऊंगा पर अभी समय नहीं है, इसलिए आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये मैराथन क्लास बहुत जरूरी है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यानी कि ध्रुवों पर जाते हैं तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वह पदार्थ हो जाएगा निकेल, यानी क्या हो जाएगा? निकेल। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपर की परत होती है 3 होती है, जैसे कि 1, 2, 3 भागों में बांटा जाता है ना पृथ्वी को, तो ऊपरी जो परत होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका 32 का बिल्कुल सही जवाब है भूपृष्ठ, या उसे कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? भूपृष्ठ या क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा पाया जाता है तत्व, एलिमेंट? तो बताइएगा। 33 का सही जवाब है मित्रों ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, O2। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर स्थल है? तो आपने सुना होगा कितने भाग में है? तो सभी का जवाब है 34 का एकदम ऑप्शन ए। 29% पर क्या है? स्थल है, और 71% पर क्या है? वाटर, पानी है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टाने हैं? तो कायांतरित चट्टाने कौन सी है? संगमरमर। अगला प्रश्न है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो कहलाता है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो भूकंप अभिकेंद्र। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम यानी कि सर्वप्रथम जहां पर जो है भूकंप किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? भूकंप का अभिकेंद्र कहलाता है। ये याद रख लेना, भूकंप केंद्र नहीं कहलाता, याद रखना, इंपोर्टेंट है, अधिकेंद्र कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो सर्वाधिक जो भूकंप देखे जाते हैं विश्व में वह कहां पर देखे जाते हैं? तो वह देखे जाते हैं प्री प्रशांत महासागरीय पेटी। कहां पर? प्री प्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, वर्षा की मात्रा, सापेक्षिक आर्द्रता या ताप? फटाफट से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। सही जवाब होगा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर, और किसके द्वारा? सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इस प्रश्नों को बार बार में आते हैं। आ गया ना प्रश्न, भूखे में तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब तो सभी को पता लग गया है मित्रों, सीस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह कौन सा महाद्वीप है? वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न कैसे लग रहे हैं मित्रों? एक बार कमेंट करके बताओ प्यारे दोस्तों, शेयर कर दो वीडियो को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा इक्वेडोर में। कहां पर है कोटोपेक्सी? कहां पर स्थित है? इक्वेडोर में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, यानी कि इससे जो है ज्वालामुखी फूटती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि ज्वालामुखी कहां पर है? स्थान बताना है आपको, और ज्वालामुखी का नाम भी देखिएगा। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जो क्योंकि ये गलत है। एंटेना इटली में है, फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में, पोपा कहाँ है? म्यांमार में है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो इनको बताना है किस टाइप के पर्वत है। वलित है, अवशिष्ट है, ब्लॉक है, ज्वालामुखी के किस टाइप के हैं? तो सभी का जवाब है वलित श्रृंखला वाले जो है ये क्या है? पर्वत है। याद रखिए, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है। अब इसकी ऊंचाई भी बढ़ गई, सुर्खियों में रहा था ये प्रश्न। क्या हो जाएगा? नेपाल में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लोयस का पठार है लोयस का पठार कहाँ है? तो लोयस का पठार हो जाएगा पवनकृत। लोयस का पठार है कौन से प्रकार का है? पवनकृत है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी झील है मीठे पानी की झील सबसे बड़ी? तो वह है सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो जाएगा आपका एंजिल। कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजिल है, एंजिल। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो क्या हो जाएगा? तो फटाफट से 51 का सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये भी स्थित है प्रशांत महासागर में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, फीडबैक देते रहिएगा आपका। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो मैंने अभी भी तो बताया था ना आपको, पहले आपसे पूछा था कि स्थल मंडल कितने पे है? तो 29 पे। आप उल्टा पूछो या सुल्टा, खाना तो करना है वही है और आंसर तो वही होना है जो अपने को पता है। तो 71%।
ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो समुद्र के जो पानी होता है उसमें कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। याद रखना, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा लवणीय सागर है वह तो है कौन सा? मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर। तो आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, याद हो रहे हैं? कमेंट करो। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? यानी कि पाक जो जल संधि है वो किन दो देशों को करती है? बहुत सारे विद्यार्थी अब क्या आंसर लगाएंगे मुझे पता है। क्या लगाएंगे? भारत और पाकिस्तान। नहीं दोस्तों, पाक जो जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जैसे कि भारत का नक्शा है तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ऐसा जा रहा है और श्रीलंका लटक रही है नीचे, तो ये जो है रास्ता है इसे क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, भूमध्य सागर एवं अंटार्कटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो 57 का सही है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर संधि जोड़ती है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये भी आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में भी पूछा जाता है। पनामा नहर जो है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, आपकी परीक्षा में आएगा 100%। स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो ये देख लो, नहरों से संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है मित्रों। कील जो नहर है वो बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को मिलाती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, इसमें से जो है सुमेलित नहीं है वह छांटना है। जलधारा और प्रकृति कहां पर कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गल्फ स्ट्रीम। ये गलत है, गल्फ स्ट्रीम जो क्या है? गर्म है। ठीक है। लेब्राडोर क्या है? ठंडी धारा है। अलगुआस की जो है धारा कौन सी है? प्रकृति गर्म। क्यूरोसियो की जो धारा कौन सी है? गर्म। और गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों ये भी गर्म है, इसलिए आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगला प्रश्न होगा आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? यानी कि ज्वार भाटा का नाम सुना होगा ना आपने, तो ज्वार कहाँ पर आता है? सही जवाब होगा पंकी की खाड़ी पर, पंडी की खाड़ी पर। कहाँ पर? पंडी की खाड़ी पर आता है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य का होता है, चंद्रमा का होता है, पृथ्वी का होता है या महासागर का होता है? तो सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। किसका होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी से होकर बहती है? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी जो है ब्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न होगा आपका, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो किस सभ्यता को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक जो स्थायी तत्व है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा जल वाष्प। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल वाष्प आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो इस प्रश्न का तो सभी को इजीली आंसर पता होगा, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर है नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? N2। क्या हो जाएगा? N2। 78% है, बिल्कुल सभी को आंसर पता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? यानी कि जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है? तो आपको इसका आंसर भी पता ही होगा, सभी का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO2 एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है? तो सौर मंडल में होता है, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो सभी को पता होगा जो आपके आसपास जो है वो कौन सा मंडल है, तो सभी को इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर है
समताप मंडल में दैनिक मौसम की जो है घटनाएं होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दैनिक मौसम की जो जितनी भी घटनाएं आपको देखने को मिलती है वो कहाँ पर होती है? समताप मंडल में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। ओजोन परत कहाँ पर होती है? यानी ओजोन परत की जो है बिल्कुल छोटी सी एक परत होती है। ओजोन परत को किस में नापा जाता है? तो डॉप्सन में नापा जाता है। ये भी याद रखना, ओजोन परत को किस में नापते हैं? डॉप्सन में। और परत कहाँ पर अवस्थित होती है? ये प्रश्न का जवाब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सभी का राइट आंसर है समताप मंडल। तो दोस्तों अपने 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 230 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लगातार बने रहिए हमारी क्लास के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? यानी कि वायु दाब में जो अचानक जो है कमी आ जाती है तो उसका क्या कारण है, क्या होता है उसके आने से? तो स्वच्छ मौसम होता है। क्या होता है? मौसम जो है साफ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वायुमंडल को किस यंत्र में मापा जाता है? वायु दाब को किस यंत्र से नापा जाता है? यानी मापा जाता है, आप बताइए उस यंत्र का नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डोलान ट्रप पेटी यानी कि डोलट्रम जो पेटी होती है यानी कि शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? डोलट्रम पेटी या शांत पेटी का जो है विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो 73 का एकदम सही आंसर है 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण। यानी कि जो मैं आपको बता दूं, ये है अपनी पृथ्वी, इसमें जो है भूमध्य रेखा होती है यहाँ पर, तो इसके जो ऊपर और नीचे जो है 0 से 5 डिग्री यहाँ पर जो है डोलट्रम पेटी यानी कि शांत पेटी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीकता साटा पौने कहाँ प्रवाहित होती है? चीकता साटा, इसका नाम सुना होगा। चीकता साटा पौने कहाँ पर प्रवाहित होती है? सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास। तो कहाँ पर? ये आपका जो है पृथ्वी है और जो है 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है चीकता साटा पौने प्रवाहित होती है दक्षिणी अक्षांश पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो 75 का सही जवाब है फोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? हवा और स्थान को आपको सुमेलित बताना है। सुमेलित कौन सा है वो आपका आंसर नहीं, यानी कि असुमेलित आपको बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 76 का सही जवाब है सी। इसके अलावा मिस्ट्रेल जो है कहाँ पर है? हुआ फ्रांस में, यामो जापान में, खमसीन मिस्र में। फिर से सुन लीजिएगा, मिस्टर फ्रांस में, यामो जापान में और खमसीन मिस्र में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है? तो वो जाएगा स्वच्छ आकाश। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आकाश। चक्रवात की तो आपको सभी को पता है, तेज हवा तूफान चलते हैं, और जो प्रति चक्रवात का मतलब है स्वच्छ आकाश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो कौन सा होता है सबसे विनाशकारी? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी, टोर्नेडो। क्या होता है? टोर्नेडो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? यानी कि कौन सा ऐसा बादल है जिससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो 79 का सही है वर्षा स्तरीय जो बादल होते हैं, मेघ होते हैं, उनसे अत्यधिक वर्षाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो किस रूप में होती है? इसका सही जवाब है पवनकृत वर्षा। संसार की जो अधिकतम वर्षा है, जो पवनों की जो वर्षा है, पर्वतकृत वर्षा होती है, यानी कि पर्वतों से टकरा करके वहाँ के आसपास जो है वर्षाएं होती है। ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार आप देखते हो यहाँ अपने राजस्थान में भी माउंट आबू से हिमालय के आसपास, हिमालय से टकरा करके तो वर्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पूरे साल भर वर्षा होती है? तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा। क्या है? भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखा जो होती है इसके ऊपर जो है दोपहर 12-1 बजे के लगभग हर रोज जो है यहाँ पर बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट प्रश्न, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? समान वर्षा जहाँ पर होती है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, तो उस रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उस यंत्र का नाम बताना है। तो सही जवाब इसका हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर मत लगा देना भाई, हाइड्रोफोन मत लगा दीजिएगा। आंसर आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न तो है आपके लिए है, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। तो किस प्रकार जो है ओजोन जो परत होती है वो अपनी रक्षा करती है? तो वो रक्षा करती है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, नाम सुना होगा आपने, यूवी अल्ट्रा वायलेट किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिससे अपनी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली किरणों से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है? चीन सागर में जो आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसे किस नाम दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? तो उसका नाम दिया जाता है टाइफून। क्या नाम दिया जाता है? टाइफून। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है वो देश कौन सा है विश्व में? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है चीन, चाइना है दोस्तों, चाइना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो केले का उत्पादन होता है वो होता है भारत में, यानी कि इंडिया, हिंदुस्तान। नेक्स्ट प्रश्न होगा, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? तो ब्राज़ील जो एक देश है वो किसका उत्पादक है सबसे ज़्यादा? तो आपके 88 का सही जवाब है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ीपत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कॉफ़ीपत्तन के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो वो है सेंटोस। क्या हो जाएगा? सेंटोस एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? चाइना में। कहाँ पर? चीन में किया जाता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न भी, पूछा जाता है राजधानियाँ भी। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक रबड़ यानी कि जो आपका रबड़ आता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि कृत्रिम रबड़ और प्राकृतिक रबड़ अलग अलग प्रकार का होता है। कृत्रिम रबड़ जिसे वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है, प्राकृतिक जो पेड़ों से इनसे प्राप्त होता है। तो आप बताइएगा। तो 92 का सही जवाब है मित्रों यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो आपका जो यूएसए आपका सही हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। वाशिंगटन डीसी। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? यानी कि दूध उत्पादन में किस देश का जो है प्रथम स्थान है? तो किस देश का है? भारत का, इंडिया का जो है प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? हरित क्रांति का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आपको विश्व में बताना है, आप इंडिया में मत बताने लग जाना। ठीक है, विश्व में बताना है। नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन ई बोरलॉग जो है हरित क्रांति का जन्मदाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध एपीकल्चर, इसी प्रकार के जो कल्चर होते हैं ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेशम का जो कीट का जो उत्पादन होता है उसे सेरीकल्चर का संबंध है। किससे? सेरीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? यानी कि जो फलों का उत्पादन जो किया जाता है व्यापारिक स्तर पर उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। मछलियों को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। तो इस प्रकार याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ पर है? तो ग्रांड बैंक कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन। कौन सा है? चीन। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? चाइना में। चीन। बहुत सारी चीज़ों में देख रहे हो आप, चीन लगातार आगे है। विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो टिन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ये भी चीन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? पेरू। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पेरू है। कौन सा? पेरू है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा।
तो लगातार मैं जल्दी जल्दी प्रश्न करवा रहा हूँ। आपके 102 प्रश्न हो चुके हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आपको 102 प्रश्न किस प्रकार के लगे हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो जैसे कि रेलवे, पटवारी, एसएससी, आप कोई भी भर्ती का परीक्षा दे रहे हो, आपके लिए सबसे लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले सालों में पूछे गए सबसे ज़्यादा बार वाले प्रश्न हैं। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? जर्मनी जो है विश्व में पवन ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो कौन सी है? तो हो जाएगा सही आंसर स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। पिग्मी जनजाति निवास की है। पिग्मी जो जनजाति है वो कहाँ की निवासी है? तो पिग्मी जनजाति जो है कांगो की निवासी है। कहाँ की है? कांगो की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? 107वें का सही जवाब है बी ऑप्शन। माओवारी जो है जनजाति जो है कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। सेमांग कहाँ की है? मलेशिया की है। एस्किमो कहाँ की है? कनाडा की। तो फिर सुन लीजिएगा, माओवारी न्यूजीलैंड की है, सेमांग जो है मलेशिया की है, एस्किमो जो है कनाडा की है। ठीक है, आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जुलू जनजाति जो है साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। युर्त किस जनजाति का घर है? युर्त किस जनजाति का घर है? तो किरगिज का। युर्त जो किस जनजाति का घर है? किरगिज का घर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? श्याम के नाम से कौन सा देश जो है जाना जाता था? इसका जवाब है थाईलैंड जो है श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया था? पर्शिया। फटाफट से बताइएगा। 111वें का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान एकदम सही आंसर होगा आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है बिल्कुल ईरान। ईरान पर्शिया ऐसा बोला जाता है ना, आपने सुना होगा पर्शिया ईरान, पर्शिया ईरान। तो बिल्कुल सही है, आप याद रख लीजिएगा। पर्शिया का जो है प्राचीन नाम, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? पर्शिया था। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? पूर्व के मोती के नाम से किसे जाना जाता है? तो पूर्व के मोती के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। किसके नाम? किसको? श्रीलंका को। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? सभी का आंसर हो जाएगा लाओस। क्या हो जाएगा? लाओस। अगला प्रश्न है आपका, उगते हुए सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आप इस प्रश्न का जवाब। तो उगते हुए सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सभी का राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? जापान को जो है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो आपने मैच देखा होगा तो कंगारू आपने सुना होगा इसका नाम। कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो सभी का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को जो है कंगारू का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? रोम को माना जाता है। फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन लाहसा। क्या हो जाएगा? लाहसा। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? ट्रिगिस नदी के किनारे। बगदाद किस नदी के किनारे? ट्रिगिस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन है टेम्स नदी के। कौन सी नदी? टेम्स नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र। जो नदी का डेल्टा है वो जो है नदी का डेल्टा है वो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। कौन सी है? राइन नदी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है वुड फबेलो नेशनल पार्क कनाडा। वुड फबेलो नेशनल पार्क कनाडा विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। अगला है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये है दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, सवाना घास है अफ्रीका में और जो वेल्ड घास है दक्षिण अफ्रीका में। तो दोनों में अंतर है।
अफ्रीका अफ्रीका याद मत कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? घास के मैदान और प्राप्ति स्थल, तो ये बताना है। तो डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसके अलावा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, पेरी जो है यूएसए, कहाँ हो जाएगा? पेरी यूएसए। तो ये आपको याद रखना, डाउन्स घास जो है मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में, पंपास के अर्जेंटीना में और प्रेरी के जो है यूएसए में है, अमेरिका में। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो आप इसका बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? फटाफट से बताइएगा। निम्न दाब, उच्च दाब, समदाब, इनमें से कोई नहीं। तो 127 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है निम्न दाब होता है चक्रवात के केंद्र में, तभी तो चक्रवात आता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। जैसे कि आपने देखा होगा आपके जैसलमेर राजस्थान में अवसादी चट्टानें हैं, इसी कारण बाड़मेर जैसलमेर जो है सबसे ज़्यादा कोयला और पेट्रोल निकाला जाता है अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आइसोबार। क्या कहलाती है? आइसोबार। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? फटाफट से इसका जवाब बताइएगा। तो सभी को पता होगा 2 तो है, और 2 के बाद कितनी है? 2.42, यानी कि 2 बीच में 4 लगा दो, 2.42, इस प्रकार याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान? तो सभी को पता है इसका भी 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। अगला है, द्वीपों सहित भारत के तट की रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि द्वीपों के सारों को लगा करके टोटल लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट की रेखा की लंबाई कितनी है? तो सही जवाब है 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है अगला प्रश्न? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो आपके इसका सही जवाब है 8 राज्य से होकर के। कहाँ से होकर? कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा भारत के राज्य से। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? भारतीय मानक समय और जो ग्रीनविच जो रेखा है इसके बीच का जो समय में अंतर कितना है? तो सभी को पता होगा इसका भी 136 का सही जवाब है 5 घंटे और 5.5 घंटे का, यानी कि 82 डिग्री 1/2, 82 से 1/2 डिग्री। तो डिग्री में भी आप याद रख सकते हो, या फिर घंटे में पूछा जाए तो 5 घंटे और सही 1/2 घंटे हो जाएगा, यानी कि 5.5 घंटे। ठीक है। अगला प्रश्न है वही है जो मैंने बताया अभी हाल में, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? किस पर आधारित है? फटाफट से बताइएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। सभी का जवाब हो जाएगा 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व देशांतर। क्या है? इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर 82/1/2 डिग्री इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या फिर 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व देशांतर। आप यहाँ पर देशांतर में याद रखिएगा पूर्व है या पश्चिम देशांतर है, तो कौन सा देशांतर है? पूर्व देशांतर है। याद रखना इंपॉर्टेंट है मित्रों। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तो किसकी है तट रेखा सबसे लंबी? वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात राज्य की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री मील तक है? तो कितने समुद्री मील तक है? 12 मील तक है। कितने मील तक? 12 मील तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फटाफट से इसका सही आंसर हो जाएगा 141 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। इसके अलावा त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम से होकर के कर्क रेखा निकलती है।
भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में, फटाफट से बताइए या कहाँ पर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप में। दक्कन पास अवस्थित है, तो दक्कन पास कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है। सही जवाब है इसका मित्रों क्या हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति से। किससे हुई है, प्रवाल उत्पत्ति से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरन एवं नारकोडम का। कौन सा है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन एवं नारकोडम। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 146 के, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। किस भारतीय राज्य की सीमा जो सर्वाधिक राज्य को सीमा को स्पर्श करती है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि ईज का विस्तार है, तो कहाँ पर है इसका विस्तार, इसका विस्तार है 200 समुद्री मील तक। कितने मील तक, 200 समुद्री मील तक। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है भारत का वह कौन सा है। तो इस प्रश्न का तो सभी को जवाब पता होगा, गॉडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर है, इसका भी सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। अगला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है 150 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि दर्रे और अवस्थित कहाँ पर है, फटाफट से इन्हें सुमेलित करके बताइएगा कौन सा असुमेलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। जबकि जोजिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बारह लाचाला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये तो सभी को पता होगा लिपुलेख, तो क्योंकि चाइना के और इसके मध्य लफड़ा हो रहा है ना अभी, इस कारण। आपका सही जवाब है अगला, हिमाचल पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो हिमालय जो पर्वत है उसका सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो उसका सही सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा, सियाचिन। नेक्स्ट प्रश्न है, असम हिमालय का विस्तार है, असम हिमालय का विस्तार है तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है, तो किसके मध्य होती है, सही जवाब है 4500 से 6000 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो कौन सी है दोस्तों, वह सभी को आंसर बताए इसका भी, K2 यानी कि जो भारत में ही है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो सबसे पुरानी कौन सी है, हिमालय वगैरह या तो सब कुछ नए नए है, तो सबसे पुरानी है अरावली पर्वत। कौन सी, अरावली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, अरावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है, नीलगिरी जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, फटाफट से मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा जल्दी से जल्दी। रोजाना आपके लिए ये क्लास रहेगी, मैराथन क्लास जो कि मैं लेकर के आ रहा हूँ रोजाना आपके लिए। आपके कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो थालघाट, बोरघाट, पालघाट दर्रे अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये पश्चिमी घाट में। कहाँ पर, पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन है गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से बताइएगा। 160 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, देवप्रयाग में। अलकनंदा एवं भागीरथी जो नदियाँ हैं उसका स्थान जो है आपस में मिलकर गंगा का नाम पाती हुई है देवप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो
तो इसका फटाफट से आंसर सही, बिल्कुल सही है सभी का जिन्होंने आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो किस नदी का है? ये सभी यानी कि सिंधु का, सतलज का, ब्रह्मपुत्र का। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो ये सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में लिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी है दोस्तों? जी है बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो फटाफट से इसका सही जवाब है कोसी। कौन सी? कोसी नदी। अगली प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली अवस्थित है कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को जो है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा गोदावरी को। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी है? कावेरी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती, जबकि गोदावरी बनाती है, नर्मदा बनाती है, कृष्णा बनाती है, गंगा भी बनाती है। तो इनका याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा में। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है डेल्टा बनता है उसे बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी जो नदी है वह किसकी सहायक नदी है? तो वह है महानदी की सहायक नदी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जल डमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। तो कहाँ पर जाके गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है कावेरी नदी गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो पश्चिम की ओर जो बहती है वह नदी कौन सी है? तो ये सभी हो जाएगी तापी, नर्मदा, साबरमती। ये सारी जो नदियाँ हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा पर स्थित है। अगला है आपके लिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर इनमें से आपको सुमेलित नहीं है वह छांटना है। नदी और नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? तो सभी का जवाब है डी ऑप्शन, साबरमती अहमदाबाद के किनारे, बिल्कुल सही है, गुजरात में। गोदावरी नासिक, गंगा जो है पटना के किनारे है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी के किनारे। कहाँ, किस नदी में बना हुआ है? हीराकुंड बांध महानदी में बना हुआ है, महानंदी। अगला प्रश्न है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है। और जो है ये नदी जो है एमपी में निकलती है, एमपी में से निकलती है। कहाँ से? एमपी में इंदौर जिले से। कौन से? इंदौर जिले से। उसका नाम है चंबल नदी, चंबल नदी। इसका प्राचीन नाम है चरमनावती। क्या है? चरमनावती। इसको राजस्थान की जो है कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो बीहड़ बनाती है, तो बीहड़ जो है सबसे ज़्यादा चंबल बनाती है। और कहाँ पर बनाती है? सवाई माधोपुर, करौली, इन सभी जिलों में बीहड़ बनाती है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला है प्रश्न आपके लिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर में। तो कौन सी झील है? तो वो झील है ऊलर झील। कौन सी झील है? ऊलर झील। अगला प्रश्न है आपके लिए, टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो वह है स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है,
बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो किस नदी पर की जा रही है? तो वो की जा रही है चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब पर। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? यानी कि राष्ट्रीय जो वन नीति बनी है उसके अनुसार किसी भी देश में वन कितने तो होने ही चाहिए, यानी कि मस्ट है, बिल्कुल इतने तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वो है 33%। कितने? 33% होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन है वह किस राज्य में है? तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के में सर्वाधिक वन, तो ये भी प्रश्न है, और एक सर्वाधिक वन कहाँ है? तो वो है एमपी। और ये प्रश्न है, इसका जवाब होगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? कभी घूमने गए हो उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड में है मित्रों। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न होगा आपका, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? यानी कि दलदली जो नदियों के द्वारा बह के लाया जाता है ना, दलदली, उन क्षेत्रों में जो पाया जाता है वन, उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। चलिए अगला प्रश्न है आपका मित्रों, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपने कभी परीक्षा दी हो तो पता होगा। केरल में शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली केरल में है। आपने जब 10th वगैरह में पढ़ा होगा, हिंदी में भी तो आया था ये प्रश्न, ठीक है। तो 192 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन किस टाइप के हैं? तो वह है उष्णार्द्र पतझड़ वन। उष्णार्द्र पतझड़ वन टाइप के वन पाए जाते हैं देश में सर्वाधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? यानी कि तेंदु का पत्ता, और तेंदु का पत्ता क्या काम आता है? बीड़ी बनाने में। आपने बीड़ी वगैरह पी होगी तो पता होगा बिल्कुल, ठीक है। मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है प्रश्न का? गाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा मित्रों। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। गना पक्षी बिहार किस राज्य में है? राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न होगा आपका 199 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? राज्य और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सही जवाब फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? राजाजी नेशनल पार्क। असम में कौन सा है? मानस नेशनल पार्क। कर्नाटक में बांदीपुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो आपने 200 प्रश्न होने वाले हैं। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य। कहाँ पर? काजीरंगा अभ्यारण्य। तो दोस्तों 200 प्रश्न हो चुके हैं, अपने 100 प्रश्न और बचे हुए हैं। अभी अपने जो वो प्रश्न भी हो जाएंगे लगभग कुछ ही समय बाद, और आपकी ये पूरी जो है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको इतने सारे जो प्रश्न मैंने करवाए हैं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, और आपने जो है इंडियन
हिस्ट्री नहीं देखी है तो कल वाली जो मेरी क्लास थी वो देख लीजिएगा एक बार जाके, फिर आपको कोई भी परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है मित्रों? तो वो जाएगा सी ऑप्शन, हरियाणा में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला हो जाएगा आपके लिए आंसर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो वह है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ जो है नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है, उन मिट्टियों को जलोढ़ करते हैं। जलोढ़ में भी दो टाइप होता है, बांगर और खादर। कितने टाइप होता है? बांगर और खादर होता है, ठीक है, नवीन और पुरानी, इस प्रकार भी आप समझ सकते हो मित्रों। अगला प्रश्न है आपका, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो अब इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैंने बताया आपके लिए कि दो प्रकार की मिट्टी होती है, नवीन और पुरानी। तो नवीन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है खादर के नाम से। खादर के नाम से जाना जाता है नवीन को, खादर के नाम से। और पुरानी को किस नाम से जाना जाता है? ये भी सोच रहे होंगे आप। तो बांगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांगर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को जो है रेगुड़ कहा जाता है, रेगुड़, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? मैंने पूछा था ना अभी प्रश्न, तो वो सही जवाब बिल्कुल इसका हो जाएगा बांगर। नवीन को बोलते हैं खादर, तो इस प्रकार आप याद रखना। और कपास करते हैं, कपास की खेती करते हुए देखा होगा आपने, जिसे रुई वगैरह बनाते हैं ना। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेगुड़। तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। रेगुड़ नाम है, किसका नाम है? तो वह किसका है? काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? काली मिट्टी में आपको अधिक सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। तो लेटेराइट मिट्टी की जो प्रधानता है वो किसमें है? मालाबार तटीय प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपको लिए जो है धान की खेती यानी कि चावल की खेती जो करते हैं उसके लिए सबसे अच्छी जमीन जो होती है वो किस प्रकार की होती है वो बताना है। तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी टाइप की? जलोढ़ टाइप की मिट्टी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी जो पाई जाती है उसका विस्तार पाया जाता है उपरोक्त सभी में, यानी कि गारो, काशी, जयंतिया क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में, अरावली का पूर्वी क्षेत्र में। तो इन सभी जगहों में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो किस प्रकार रोक सकते हैं? वन का रोपण करके जो है मृदा अपरदन यानी कि मृदा को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, वनों की लगा करके, वन को रोपण करके। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो किसका विस्तार है? तो वह है जलोढ़ मिट्टी का। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये सभी यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु जो है भारत में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? सही जवाब है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर, थार, ठीक है, जैसलमेर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्मी में जो हवा चलती है, जिसमें लपाटेदार जो आपको गर्मी लगती है, खतरनाक, बाहर भी नहीं निकल सकते, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसे बोलते हैं लू। तो बहुत सारे बोलते हो, देखे होंगे ना आपको कि मेरे तो लू लग गई, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? यानी कि उत्तर पश्चिम में पूछा है फिर से, तो किस कारण से वर्षा होती है? सर्दियों में, जाड़े के दिनों में। समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं,
सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है किस कारण? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। किसके कारण? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? तो सभी को पता होगा इस प्रश्न का तो आंसर मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम सही आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? इस प्रश्न का सभी को पता होगा आंसर। भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है लेह। कौन सा? लेह। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा मैग्रोसोवर है कौन सी है? बताइएगा। 224 का सही आंसर है मानसून से पूर्व पश्चिम तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा या मैग्रोसरोवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है? तो हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? न्यू दिल्ली, दिल्ली। अगला प्रश्न है, अल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अल नीनो के बारे में आपको कथन कौन सा सत्य है? तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि ये क्या होती है? गर्म जलधारा होती है अल नीनो। ठीक है, ला लीनो और अल नीनो दो प्रकार की होती है। अल नीनो जो होती है गर्म धारा होती है, ला लीना जो होती है वह ठंडी धारा होती है। इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है। इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी आते हैं। यानी कि अल नीनो का प्रभाव यदि ज़्यादा रहेगा तो उसके कारण सूखा, बाढ़ इस प्रकार की घटनाएं होगी। अगला प्रश्न है 230 नंबर का, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? धान यानी कि चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल कौन सी है? मटर भी है, राय भी है, गेहूं भी है। यानी कि सर्दी के जो मौसम में बोई जाती है ना, बोई जाती है वो फसल कौन सी है? रबी की फसल है। गेहूं, मटर, राय और भी आपने बहुत सारे खेतों में बो रखी हो तो अभी देख लो जाके फटाफट से, याद हो जाएगा 1%। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल आपने देखा होगा, इससे पहले अभी कटी थी, जस्ट थोड़े दिनों पहले आपने देखी हो, तो धान वगैरह, मक्का, मूंगफली, तो ये सारी जो फसलें हैं ये क्या है? खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगाम सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चाय असम में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में, रेशम का कर्नाटक में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? कृषि क्रांति संबंधित उत्पादन। ठीक है, सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। हरित यानी कि खाद्यान्न से संबंधित था, श्वेत दूध से संबंधित था, गुलाबी झींगा से संबंधित था। ओके, अगला प्रश्न के बढ़ते हैं मित्रों, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि क्रांति संबंधित उत्पादन। तो आपके 239 का सही जवाब है डी ऑप्शन। नीली खेती से संबंधित, मत्स्य, पीली खेती, तिलहन से, भूरी खेती, उर्वरक से। तो इस प्रकार आपको जो मैंने सारे कृषि क्रांति थे वो बता दिए। यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में बनता है। अगला प्रश्न होगा आपका, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो किसके बीच पाया जाता है सर्वाधिक अंतराल? तो वो पाया जाता है गन्ना की खेती, 1 साल लग जाता है लगभग।
अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन सा है? बोरलोग। याद रखना विश्व में तो है बोरलोग और भारत में कौन से हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं सारे। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है प्रथम स्थान। नेक्स्ट प्रश्न होगा गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो तेल क्षेत्र कौन सा है गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण? वह है अंकलेश्वर। कौन सा? अंकलेश्वर। अगला है सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। अगला प्रश्न है कुकेंद्र मुख्य लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है, तो भारत में जो है सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है झारखंड में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया? डिगबोई। क्या? डिगबोई में। भारत में जो सबसे पहले खनिज तेल जो उत्पादन किया गया था प्रारंभ, वो डिगबोई में किया गया था। कहाँ पर? डिगबोई। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज और प्राप्ति स्थान। तो दोस्तों आपको जो है मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं, फटाफट से आप आंसर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभ्रक जो है झारखंड में, सोना कर्नाटक में, लिग्नाइट तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खाने किसके लिए हैं? पता होगा, सभी को पता होगा, तांबे के लिए। खेतड़ी की खाने जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 252 का सही आंसर है डी लोकोमोटिव। वाराणसी से संबंधित नगर। रेल डिब्बा कपूरथला। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे रेल के डिब्बों में लिखा होता है कपूरथला कपूरथला कपूरथला। ठीक है, विद्युत इंजन चित्रंजन। सही है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामनगर में। अगला प्रश्न है पिंपरी संबंध है, तो पिंपरी का संबंध किससे है? तो ये है पेनिसिलिन उद्योग से। अगला है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। तो पहले से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जमशेदपुर। अगला प्रश्न है पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हौजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लुधियाना। नेक्स्ट प्रश्न है रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? 257 का सही जवाब है सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। अगला प्रश्न है प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, तो प्रथम जो संपर्क क्रांति ट्रेन थी वह कहाँ चली थी? 259 का सही जवाब है दिल्ली और चेन्नई के मध्य। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सही जवाब है जम्मू तवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस। जम्मू-तवी कन्याकुमारी एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र? तो वह सही आंसर है सी कांडला। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वह है सड़क परिवहन से। नेक्स्ट प्रश्न हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो वह हो जाएगा ब्रह्मा हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न भारत का कौन सा भू आकृति प्रदेश प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम कौन सा है? वह है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट प्रश्न हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो वह है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है लद्दाख। क्या है? लद्दाख ऑप्शन है। अगला है पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से है?
तो कौन से है वह? सी ऑप्शन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये सभी जो है पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य हैं 4। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी है? सही जवाब हो जाएगा कार्डेमम। कौन सी? कार्डेमम। अगला प्रश्न है, गारो कासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो वह है मेघालय में। गारो कासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ है? खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में। कहाँ पर है खैबर दर्रा? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले भी तो बताया था आपको इस प्रश्न का आंसर। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से लिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से लिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? यानी कि नदियों को जो है आपस में जोड़ने का जो शासनकाल में, किसके शासनकाल में रखा था यह प्रस्ताव? तो ये रखा था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? अब श्रीनगर और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं, पर बताइए श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है झेलम नदी के किनारे। किस नदी के? झेलम। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित है? तो वह है शिप्रा नदी के किनारे। अगला है, मेथान बाल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? सही जवाब है बराबर। किस नदी के किनारे पर बनाए गए? बराबर नदी के किनारे। तो दोस्तों नदी का नाम भी देख लीजिएगा, अजीब है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है, तो कहाँ पर है लेगुन झील? चिल्का। कहाँ पर है? चिल्का। कौन सी झील है? चिल्का झील। अगली है ककोलत। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? नवादा। नवादा में है दोस्तों। कहाँ पर है? बिहार के किस राज्य में नहीं, यहाँ पर दोस्तों जिला होगा। किस जिले में? नवादा में। ठीक है ना। अगला है आपके लिए काकरा पार। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ताप्ती से। किससे? ताप्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपके लिए, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो 283 का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये पता होगा सबको, मोहसिन शब्द से बना है और यह है अरबी भाषा का शब्द है मानसून। इंपॉर्टेंट है। प्राचीन पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? सही जवाब है नागपुर में। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो कौन सी है प्रमुख वनस्पति? पतझड़ वन। अगला है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? डी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। अगला प्रश्न होगा आपके लिए, क्या है प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन यानी कि टूटने से हुआ है? तो इसका सही जवाब है काली मिट्टी का। किसका? काली का। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो किस में होती है? सही जवाब है काली में। अगला है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा तारापुर। अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? तो जो भारत में लोहा अयस्क पाया जाता है वो किस टाइप का है? तो वह है हेमेटाइट प्रकार का। किस प्रकार का? हेमेटाइट प्रकार का। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, किस टाइप का बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कौन सा? तो फटाफट से इसका सही जवाब दे दो मित्रों, बरौनी में। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम जैव आधारित क्षेत्र है, तो देश का प्रथम जैव आधारित क्षेत्र कौन सा है? तो सही जवाब है नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। कौन सी गिरी? नीलगिरी। अगला प्रश्न है, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है?
इसका जवाब हो जाएगा जमशेदपुर को। अगला है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं? सही जवाब है मसूरी को। जाना कभी घूमने मसूरी? बिल्कुल। अगला है मुंडा कहाँ की जनजाति है? मुंडा कहाँ की जनजाति है? तो यह है झारखंड की। मुंडा कहाँ की जनजाति है? झारखंड की। अगली है काशी, मैंने बताया था ना, गारो काशी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आज का लास्ट प्रश्न है हमारा मेघालय में। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आपको जो है आज के 298 जो प्रश्न है वो किस प्रकार के लगे हैं। और यदि आपको हमारे साथ और भी आगे बढ़ना है तो कल आपके लिए लेकर आए हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था। तो उससे संबंधित आपको संविधान के निर्माण किसने किया, कौन सी कमेटी थी, कितने दिनों में बना, ये सारी बातें हम कल चर्चा करेंगे। और आपको घबराना नहीं है मित्रों, लगातार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आप में जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तो उसी के साथ आप पढ़ाई करो, लगातार आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। यानी कि जो कुछ करते हैं उनको कभी ना कभी तो कुछ तो हासिल होता ही है। समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप जो है हारना मत। यदि आप खुद से हार गए ना तो कभी जिंदगी में किसी से जीत नहीं पाओगे। इसलिए आपको खुद से कभी हार नहीं माननी है। जब तक आप ये न कह दे कि मैं इसमें आप जॉब नहीं लग सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तब तक आपसे कोई नहीं कह सकता कि आप हार चुके हो। आप एक बार बोले से, जैसे कि पटवारी की परीक्षा मान लो, आप रेलवे की परीक्षा मान लो, इसमें एक बार फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं दोस्तों, आपके पास एक और चांस है, उसमें तैयारी कीजिएगा। आपको पर घबराना नहीं है, लगातार मेहनत करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल है स्टडी IQ अकेडमी, और आपको ये PDF प्राप्त करनी है और कल वाली PDF प्राप्त करनी है तो वो PDF में डाल दूंगा। हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप में, जो है स्टडी IQ अकेडमी के नाम से सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। मेरे चैनल के लोगो है उसी प्रकार का लोगो उसमें मिलेगा, तो वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। अब यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद।